फिर लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत सर। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हूँ इस डबल ए एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो इस हमारे क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के लास्ट वीडियो लेक्चर, यानी कि आ, हमारे जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। तो जो हमारी यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। और चलते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री क्लास 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्नों की जो संख्या है वह 20 है। और हम आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं जो हमारे यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में 20 नंबर एकदम सेम टू सेम इसी से एकदम फंसने वाले हैं। तो हम केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन जो लेकर आ रहे हैं वो विकल्पी यहाँ से। तो आप देखिए और इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा और समझते रहिए। चलिए ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आइए एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। जस्ट इसको, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दानेदार जिंक, बोल रहा है क्या चीज है कि दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। दानेदार जिंक पर, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जिंक पर जब हम HCl से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। दानेदार जिंक का मतलब है कि हमको जिंक ही लेना है और उस पर क्या करना है, HCl से क्रिया कराना। किससे? HCl से क्रिया कराना। ठीक, आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि जिंक है, दानेदार जिंक है, और इस पर HCl से जब क्रिया कराया जाएगा तो जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील है, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और बनाएगा, क्या बनाएगा, जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, बनाएगा जिंक ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे, H2 बन जाएंगे। जैसे जिंक अगर हम कहेंगे टूटेगा तो जिंक 2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जिंक के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। और HCl जो होता है यह टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। तो पहले का जो पॉजिटिव है दूसरे के पॉजिटिव से नहीं बल्कि दूसरे के निगेटिव से अगर जुड़ने की कोशिश करेगा तो जिंक की जो वैलेंसी है +2 है और क्लोरीन की वैलेंसी जो है -1 है, यानी इसका 2 है, इसका 1 है। तो यह अकेला रहेगा, तो यह कै लोग होंगे, 2 लोग, तो मिलकर यौगिक बनेगा क्या चीज है, ZnCl2। क्या बनेगा, ZnCl2। तो उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा यौगिक बन रहा है, आप देख पाएंगे जो यौगिक बन रहा है उसको आप देख पाएंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, जिंक HCl से क्रिया करके ZnCl2 बना लेता है, तो Cl की संख्या यहाँ पर 2 है, तो Cl की संख्या 2 करने के लिए यहाँ पर 2 मोल बढ़ाया जाएगा और तो ZnCl2 हो जाएंगे और H2 यहाँ पर एक गैस बनाएगा। तो कह रहा है क्या चीज़ है, ये बता रहे हैं क्या चीज़ है कि जिंक पर तनु HCl से तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है। तो आप देख पाएंगे कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, बंदा कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है। तो हम यह कहेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। कौन ऑप्शन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे सही, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएंगे। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर हमारे बी सही हो जाएंगे, बी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आइए बात कर लीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा है कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलना, यानी मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में अगर जलना तो क्या होगा। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं, सोल्यूशन कर लें। अगर कोई मैग्नीशियम धातु है, वायु की उपस्थिति में इसका जब हम लोग दहन कर देते हैं यानी इसको जलाते हैं तो उसमें क्या बनता है, उसमें क्या बनता है, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मालिक्यूल, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर 2 मोल बढ़ाना पड़ेगा। मैग्नीशियम भी बढ़ गया 2 ठो, इसलिए यहाँ पर 2 ठो बढ़ा दिया। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन साथ में क्रिया करता है तो मैग्नीशियम, आपको मालूम है कि मैग्नीशियम पे 2 प्लस होते हैं, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव होते हैं।
इसकी संयोजकता दो है, इसकी संयोजकता भी दो है, ये दोनों लोग मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार से Mg2O2 के रूप में, लेकिन इस तरीके से यौगिक न बनकर बन जाते हैं। किस तरीके से? MgO इस प्रकार से बनता है। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और बताते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सही है। तो मैग्नीशियम, कौन? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उस समय क्या बनाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। किस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? MgO। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 मोल बढ़ा देंगे। अब मैग्नीशियम दिक्कत कर दिया। मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 मोल है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 2 मोल बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, आप एक बार देख सकते हैं कि मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में, मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है? हमको मालूम है कि क्या कहलाएगा। सुनिएगा कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो उसका हो जाता है ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आप लोग को जब हम पढ़ाए थे तो बात निकल कर सामने आई थी कि ऑक्सीजन का इस धातु से संयोग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और जब हाइड्रोजन संयोग करता है तो उसमें हो जाता है अपचयन। ठीक, तो अब देखिएगा मैग्नीशियम का वायु से क्रिया, मैग्नीशियम का वायु से क्रिया करिए चाहे वायु की उपस्थिति में जलना, यह क्या कहलाता है? तो इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलेगा मैग्नीशियम तो ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है, ऑक्सीकरण। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑक्सीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण सही हो जाएगा हमारा, ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक नए क्वेश्चन पर कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या होते हैं? आपको हम बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि H2 प्लस O2 आपस में मिलकर बनाए थे H2O, 2 मोल और 2 मोल। तो हमारे तरफ यहाँ पर क्या हो गया? यह अभिकारक हो गया और ये वाले क्या हो गए हैं? ये लोग उत्पाद हो गए। क्या हो गए? उत्पाद हो गए। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहे हैं? ये लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं अभिकारक कहलाते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होंगे वह अभिकारक कहलाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा, अभिकारक। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और ताकि आगे के जो क्वेश्चन होंगे और बड़ी बेहतरीन ढंग से आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। आइए मेरे डियर स्टूडेंट्स, हमारे सादियाबाद, जखानिया, हुरमतपुर और दुल्लापुर के स्टूडेंट लोग इसको देख पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इधर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। बोल रहा है क्या चीज़ है? इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और इसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या चीज़ बोल रहा है कि जिंक जब H2SO4 से जब क्रिया करता है तो बना लेता है क्या चीज़? जिंक सल्फेट और प्लस H2 गैस बनाता है। तो कह रहा है कि अभिक्रिया किसका उदाहरण है भाई? अभिक्रिया तो हम अभी आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले इसको पहले देखिएगा। जब कोई एक अधिक क्रियाशील धातु किसी यौगिक में उपस्थित अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। या तो जब जिंक आएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, यहाँ से जिंक जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा जिंक सल्फेट, और H2 यहाँ से निकल गया तो यहाँ बना दिया जिंक सल्फेट, और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट है, यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट है, यहाँ जिंक सल्फेट है। तो मतलब जिंक जब हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस H2। तो बता रहा है क्या चीज़ है, कौन सी विक्रिया है? तमाम हमने आपको पढ़ा रखा है पहले से कि एकल विस्थापन विक्रिया क्या होती है कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तो यहाँ से O2 हट जाएगा, जिंक आकर सड़ जाएगा, हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक, तो यह कौन विस्थापन है? यह अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया है और इसी को हम केवल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। या तो हम एक और कर सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कर देंगे इसको? प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
और इस विस्थापन विक्रिया को यानी प्रतिस्थापन विक्रिया को हम एक और नाम जानते हैं, क्या चीज़ है, आप घटन विक्रिया के नाम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ज़्यादा चांसेज जो है प्रतिस्थापन या विस्थापन विक्रिया के नाम से हम इसको जानेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लोग आगे बढ़े। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, विस्थापन विक्रिया, अरे या तो प्रतिस्थापन विक्रिया हो जाएंगे। ठीक है, आगे कहा कि रासायनिक विक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ हम लोग क्या कहते हैं। जब रासायनिक विक्रिया होती है तो उस पर बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन करते हैं यानी गर्म करते हैं, इसको जलाते हैं तो बनता है MgO 2 मोल और यहाँ पे 2 मोल। तो कह रहा है कि रासायनिक विक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या होता है। ये जो बनने वाला पदार्थ होते हैं ये होते हैं क्या चीज़, उत्पाद होते हैं, यानी हम बोले तो प्रोडक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट। तो रासायनिक विक्रिया में बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट सही हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताप दाब, क्या बोल रहा है कि ताप दाब उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया के तीर के निशान पर दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है, हमारे पास एक रासायनिक विक्रिया है जिसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर चल रहे हैं। N2 और N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो उसमें अमोनिया बनती है। क्या बनती है, अमोनिया बनती है। उसमें अमोनिया बनती है, कितना मोल, 2 मोल अमोनिया गैस बनती है। ठीक, इसके ऊपर लिखा जाता है आयरन, लिखा जाता है 500 एटीएम दाब पर, और आयरन की उपस्थिति में रासायनिक विक्रिया होती है। तो हम ये कर सकते हैं कि ताप हो चाहे दाब हो या फिर उत्प्रेरक हो, इनको किसी रासायनिक विक्रिया में तीर के ऊपर या नीचे कहाँ लिखते हैं, तो तीर के हम ऊपर या नीचे कब लिख सकते हैं, आगे नहीं, या तो ऊपर नीचे। तो कहाँ रखेंगे हम लोग, इसका ऑप्शन जो होगा, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, इसको ताप और दाब को। तो हम यह कह सकते हैं कि इसको ऊपर या नीचे लिखा जा सकता है, इसको ऊपर या नीचे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। यह ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से उपस्थित है, इसके सोल्यूशन के लिए मैंने पेज रखा कि अब बोल रहा है क्या चीज़ है कि CH4G2O2 CO2 2H2O रासायनिक समीकरण कैसा है। तो एक रासायनिक समीकरण क्या है, ऊष्माक्षेपी है। जब हम लोग मेथेन गैस को जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, इसको हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उस समय क्या होता है, सॉरी एक बार हम आगे बढ़ते हैं। जब मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको हम लोग क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको क्रिया कराते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमें CO2 गैस मिलते हैं प्लस H2O मिलते हैं, और साथ में क्या मिलते हैं आपको, हमें क्या मिलते हैं, क्या चाहिए, ऊष्मा मिलते हैं। ये कौन सी रासायनिक विक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक विक्रिया। ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती क्या है, वे रासायनिक विक्रिया जो संपन्न होने के साथ ऊष्मा भी क्या करती है, देती है, उसे ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी विक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक विक्रिया जो संपन्न होने के साथ साथ जिसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो ऊष्मा का सोखती है, ऊष्मा को शोषण करती है, ऊष्मा को सोखती है, उस हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी विक्रिया। ऊष्मा चालन नहीं हो सकता, ऊष्मा सहायक नहीं है, बल्कि इसमें होता है ऊष्माक्षेपी, वह रासायनिक विक्रिया जो संपन्न होने के साथ साथ ऊष्मा देती है, ऊष्मा प्रदान करती है, उसे ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर मेथेन गैस है, मेथेन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया जब करता है, ऑक्सीजन के साथ में जब क्रिया करता है, तो CO2 गैस और H2O मालिक्यूल्स के साथ में क्या दे देते हैं, आपका ऊष्मा प्रदान करते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे हमारी एक रासायनिक विक्रिया है। इस रासायनिक विक्रिया को हम लोग देख कर बता पाएंगे कि कौन सी विक्रिया है।
तो देखिए इसका पहला ऑप्शन इसलिए हमारा सही नहीं है, क्यों? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया का मतलब वो होता है कि जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं उस हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो संयोजन नहीं होगी। वियोजन की बात ये होती है कि जब कोई एक ही पदार्थ दो भागों में टूटता है तो वियोजन अभिक्रिया होती है। ये भी ऑप्शन नहीं सही होंगे। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक पदार्थ, जब कोई एक अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो क्या बन जाता है उसमें? एकल विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा है, तो उसी का हम लोग नाम देंगे क्या चाहिए? विस्थापन अभिक्रिया, चाहे एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर द्वि विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो सकती है, यहाँ पर द्वि विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो सकती है, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया का नाम आप लोग सुने होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि एफ यही आप लोग देख लीजिएगा, FeCuSO4 है और FeSO4 में CuSO4 में क्या कर दिया, Fe अधिक क्रियाशील है कापर से, इसलिए कापर को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे, कापर यहाँ से निकल जाएंगे। कापर जब निकलेंगे तो क्या बनेगा? FeSO4 और प्लस Cu, ठीक। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं, तो हमें प्राप्त जो अभिक्रिया प्राप्त होती है उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? एकल विस्थापन अभिक्रिया, या तो आप नाम दे दीजिएगा क्या चीज़? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आगे चलते हैं। H2O2 2H2O क्रिया को कहते हैं, ये क्या कहते हैं? संयोजन होगा, वियोजन होगा, विस्थापन होगा। तो देखिएगा कि इसमें कोई दो पदार्थ है, कौन कौन है? H2 है और प्लस O2 है, ठीक। और ये आपस में जुड़कर क्या बना दिए? H2O बना दिए। क्या बना दिए? H2O। तो इसमें दो पदार्थ जब आपस में क्रिया करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, यानी योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, तो या फिर संकलन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो हमारा होगा संयोजन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह संयोजन अभिक्रिया होगा। वियोजन नहीं हो सकता है, विस्थापन नहीं होगा क्योंकि कोई विस्थापित नहीं कर रहा है, इसमें कोई ऑप्शन का इसमें विकल्प नहीं है क्योंकि पहला विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया गया था कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। एक ऑक्सीकरण का मतलब है उपचयन भी कर सकते हैं, यानी कि हम आपको पहले से बता रखे हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होते हैं रेडॉक्स, रेड धन ऑक्स। क्या कहते हैं कि रेड ऑक्स। रेडॉक्स मतलब होते हैं क्या चीज़ें कि जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होते हैं, या हम कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी कि इसी का नाम है उपचयन, और साथ में क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। साथ में क्या होते हैं? अपचयन। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन, या एक पदार्थ का उपचयन दूसरे पदार्थ का अपचयन, ठीक। ऑक्सीकरण या उपचयन दूसरे पदार्थ का अपचयन होते हैं, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं। तो अपचयन वाला आपसे सही नहीं होगा, फिर इसके बाद उपचयन वाला भी नहीं होगा, लेकिन उपचयन अपचयन वाला सही होगा। उपचयन वाला क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यह वाला ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आगे, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सभी धातुएं संक्षारित होती हैं? नहीं, सभी धातुएं संक्षारित नहीं होती हैं, क्योंकि सोना चांदी ये ऐसे धातुएं हैं या प्लेटिनम या बहुत कम मात्रा में लगभग न के बराबर संक्षारित होती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं संक्षारित नहीं होती हैं। क्या जंग का सूत्र है? नहीं, इसका सूत्र है जंग का Fe3O4 इंटू 10H2O। इस तरीके से हम कह सकते हैं जंग के सूत्र को, या केवल इतना नाम ले लीजिए, या फिर केवल इतना नाम ले लीजिए जंग के फार्मूला के लिए, ठीक। जंग के फार्मूला के लिए इतना नाम ले लीजिए, Fe3O4 इतना नाम लीजिए। लोहे पर जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? नहीं, ऑक्सीकरण होता है, रेडॉक्स नहीं। रेडॉक्स में दोनों हो जाता है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम कल कहेंगे कि लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है।
जो है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। चल ठीक है, एक बात हम लोग कर लेते हैं कि सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। नहीं, सभी धातुएं संक्षारित नहीं होती हैं। इसमें से ऑप्शन दे रहा है क्या चीज़ है कि सभी धातुएं संक्षारित होती हैं? नहीं, सभी धातुएं संक्षारित नहीं होती हैं। कुछ धातुएं संक्षारित होती है, कुछ धातुएं संक्षारित नहीं होती है। और इसमें से करा कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, इसमें करा क्या चीज कि सभी धातुएं संक्षारित होती है? नहीं, सभी धातुएं संक्षारित नहीं होती है। कुछ धातुएं संक्षारित होती हैं, कुछ धातुएं संक्षारित नहीं होती है, कुछ धातुएं संक्षारित होती है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे कि सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। नहीं, कुछ धातुएं होती है, कुछ धातुएं नहीं होती हैं। तो यह हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसीलिए तो यह विकल्प हमारा क्या है? सही है। जंग का सूत्र Fe3O3 रेयर केस में होते हैं, इंटू 10 मोल H2O होते हैं। ठीक, लोहे पर जंग लगना रेडाक्स अभिक्रिया हो सकते हैं। लोहे का संक्षारण जंग कहते हैं। हाँ सही है, ये भी सही है, भी सही है, भी सही है। और कौन सा हमारा ऑप्शन सही नहीं है? ये वाला सही नहीं है, इसीलिए ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं। लेड नाइट्रेट का फार्मूला, लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है PbNO3 का ट्वाइस होते हैं। ठीक, लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होते हैं PbNO3 का ट्वाइस। Pb पर लेड पर 2+ होते हैं और NO3 नाइट्रेट पर होते हैं 1- चार्ज। तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। यह 1 लोग रहेंगे, या अकेला ही रहेगा, या क लोग होंगे? 2 लोग। तभी तो इनके इसके ऊपर जो ऋण चार्ज है 1 हो, इसके ऊपर 2 धन चार्ज है। तो Pb जो है, Pb पर 2 धन चार्ज है और NO3 पर 1 निगेटिव चार्ज है। इसको जब हम लोग ट्रायस करेंगे तब जाकर क्या हो जाएगा? 2 निगेटिव और 2 प्लस, 2 पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? निरस्त करेंगे। यौगिक बन कराएगा क्या चीज़? PbNO3 का ट्वाइस। यहाँ पर जाएगा क्या चीज़? PbNO3 का ट्वाइस हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, स्ट्रेट फ्लैम फोटोग्राफी के लिए प्रयोग किए जाते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgCl। स्ट्रेट फ्लैम फोटोग्राफी के लिए प्रयोग किए जाते हैं कौन सी? PB नाइट्रेट नहीं, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, लेड नाइट्रेट नहीं, फेरस सल्फेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। तो हम कह सकते हैं कौन चीज़ कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, तो यह अभिक्रिया कैसा होगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु, चाहे आप इधर रख दीजिए जिंक को, या तो आप इधर रखिए जिंक को। जिंक को किसमें? कॉपर सल्फेट के विलयन में। ठीक, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर क्या बनता है? तो यह चीज बन जाएगा, क्या चीज है? जिंक SO4 और प्लस जिंक SO4 प्लस कॉपर। अब यहाँ पर क्या कर दिया? कौन अभिक्रिया है? यहाँ पर एक विस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? विस्थापन है, क्योंकि कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देगा, क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक, जिंक कॉपर को विस्थापित करेगा तो बन जाएगा क्या चीज़? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, आगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की पहचान किस तरीके से होती है? तो देखिए, उत्क्रमणी जो अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए 2 तीर लगाया जाता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक, चलती हैं, क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो आप देख लीजिएगा, वे रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या कहलाती है? किस तीर से प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पर यह वाला तीर जो होगा, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक, तो आज के सेशन में बस यही तक। थैंक यू फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस यहीं तक। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। क्लाइमेक्स एकेडमी जखनिया गाजीपुर की ऑफलाइन बैच हमारा प्रारंभ है जखनिया में, और हमारे क्षेत्र के जो स्टूडेंट लोग हैं
जो हुकूमतपुर से, सादात से, सिकरी, देवरिया, दुल्लापुर, सादियाबाद से जो बिलोंग करते हैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। गाजीपुर के हमारे सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो इसी के क्लास सेशन के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर संपन्न होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।